नमस्कार, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता और पूर्व में स्पीकर रहे कुलदीप शर्मा की। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। एक लेटर भी काफ़ी वायरल हुआ जो उन्होंने लिखा कि दीपेंद्र हुड्डा को CWC से भी हटाया जाए। तो इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने कहा कि जो एचकेआरएन का पंचकुला के अंदर धरना था उनको बोलने से रोका गया। राज्यसभा को लेकर भी बात की कि जो 9 वोट कैंसिल हुए थे लेकिन 5 को तो सस्पेंड कर दिया, 4 का नाम क्यों नहीं बता रहे। और जयप्रकाश जी ने जो आरोप लगाए थे कि सज्जन की कोठी पे ही इनके बेटे की रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी, तो उसको लेकर भी कुलदीप शर्मा ने सफाई दी है। इसके साथ ही जमानत जब्त की जो बड़ी बड़ी बातें होती थी और काफ़ी वीडियो वहाँ इन पे बनती थी, उसको लेकर कहा है कि मेरी तो हुई है जमानत जब्त लेकिन इनकी कई बार हुई है और पार्टी टिकट पे हुई है। तो मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। जी, कुलदीप शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों ने देखी होगी सर, क्या कुछ कहेंगे सर पूरे मामले पर? मनदीप जी, मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में भी लिखा है कि भाई एक ऐसे नेता जो लगभग वर्ल्ड रिकॉर्ड और देश में जो सबसे बड़ी हार है 2019 लोकसभा चुनाव में, जिस नेता ने वो हार फेस की, उसके बाद भी कोई पब्लिक के अंदर कोई अपीयरेंस, किसी तरह का ग्राउंड वर्क, जनता के बीच किसी तरह की पकड़ बनानी, उसकी बजाय सिर्फ और सिर्फ के भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाजिरी मारो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को खुश रखो, सिर्फ इतनी पॉलिटिक्स की। तो उसके बाद क्या हुआ, अगली बार टिकट नहीं मिली। जाहिर तौर पर तमाम लोग ये कह रहे थे कि भी अगर इनको टिकट मिली तो वही हाल होगा जो करनाल में हुआ था, लगभग 6.5 लाख वोटों से हार, इतनी शर्मनाक हार हुई थी। तो टिकट नहीं मिली लोकसभा की, फिर जैसे तैसे विधानसभा की, जबकि विधानसभा की टिकट मिलने से पहले भी तमाम लोग ये कह रहे थे कि भाई ये नहीं जीतेंगे, इनकी बहुत नेगेटिविटी है इलाके में, अगर इनकी बजाय किसी और को टिकट दे दी जाती तो वो सीट, गन्नौर की सीट कांग्रेस की झोली में आ सकती थी। लेकिन फिर भी इनको मनाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट दे दी कि भाई पुराने साथी हैं, तो भी टिकट दे दी। उसके बाद इनके सुपुत्र हैं, चाणक्य शर्मा नाम है शायद उनका, अब पता नहीं ये नाम किसने रखा है, क्योंकि चाणक्य को तो राजनीति का गुरु माना जाता है। उन भाई साहब ने क्या कमाल किया कि इलेक्शन के दौरान एक बयान दिया कि भाई हमें जिताओ, मैं आप लोगों की पर्ची भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे के आऊंगा, मैं तारी नौकरी लवाऊंगा। मतलब ठीक वो बयान जो आरोप बीजेपी कांग्रेस के ऊपर लगा रही थी, जिस मुद्दे के ऊपर बीजेपी पूरा इलेक्शन लड़ रही थी, पिछली 2 टर्म से राज कर रही थी हरियाणा में, और अगली बार भी सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर पूरा का पूरा इलेक्शन तोल रखा था बीजेपी ने। वो हथियार उन श्रीमान ने बीजेपी के हाथ में दे दिया कि कांग्रेस है ना पूरे इलेक्शन में उस मुद्दे पर सफाई ही देती रह गई और किसी ने मानी नहीं। क्योंकि फिर जब आपके नेता खड़े होकर वो बात बोल रहे हैं जो आपके ऊपर आरोप लग रहे थे, तो फिर क्या हुआ, लाखों बच्चे ऐसे हैं हरियाणा में मनदीप जी जो भर्तियों की तैयारी करते हैं, जो चाहते हैं कि साफ सुथरी भर्तियां हों। उनके लगभग आप मोटा माटी मान के चलिए 1 लाख नहीं तो मान लीजिए कि 50,000 तो वोट उसी दिन उनका बयान सुनने के बाद, चाणक्य शर्मा जी का बयान सुनने के बाद बीजेपी के पक्के हो गए होंगे, जो शायद मन बना रहे होंगे कि हम इस बार चेंज कर दें, क्योंकि भर्तियों में कई शिकायतें आ रही हैं और भर्तियों के रिजल्ट रोके जा रहे हैं, उस स्पीड से भर्तियां नहीं हो रही हैं। वो शायद कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकते थे, लेकिन उनके एक बयान ने वो लगभग 50,000 से लेके 1 लाख वोट एक मुश्त बीजेपी को दिलवा दी। और जब नेक टू नेक फाइट होती है ना मनदीप जी, तो इतना ही मुकाबला होता है, बस इतने ही वोटों से बीजेपी पारंपार, बीजेपी की आज सरकार है, कांग्रेस आज सत्ता में है। महेंद्र जी, तो क्या हुआ महेंद्र जी, इन्होंने कहा है कि ठीक है मेरा भी रिकॉर्ड चुनाव आयोग में होगा इस चीज़ का कि मेरी जमानत जब्त हुई है, लेकिन उनकी तो किलोई से जब्त हुई है और वो भी पार्टी की टिकट पे कई बार हुई है, ये बात भी कही है। जी मनदीप जी, दशकों पुरानी बात के बजाय हम लोग बिल्कुल हाल फिलहाल हमारे सामने जो हुआ है, हम एक बार उसकी बात कर लेते हैं। तो क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, 2 शर्मनाक हार
और एक हार तो ऐसी जिसमें पार्टी की भी लुटिया डुबो दी कि भी सनम हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसा काम कर दिया। उसके बाद क्या होना चाहिए था? या तो पार्टी कोई एक्शन लेती, इनको पार्टी से बाहर निकाला जाता, इलेक्शन के दौरान ही इनके बेटे को नोटिस मिलना चाहिए था और इनको भी नोटिस मिलना चाहिए था, और अगर ये अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते तो इनको पार्टी से बाहर तभी निकाल देना चाहिए था। अगर कांग्रेस को वो इलेक्शन जीतना था तो वो नहीं किया। चलो इलेक्शन के दौरान ये रिस्क नहीं ले सकते थे, उम्मीद होगी कहीं कि कोई चमत्कार कर दें तो वो जीत जाए, नहीं हो नहीं सकता। तो क्या हुआ भाई, इलेक्शन के बाद उनको निकाल देना चाहिए था, लेकिन तब भी नहीं निकाला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई कई नेता आए मैदान में, उन्होंने है ना इस बात पर जोर नहीं दिया कि भाई हमारी जो पुरानी हार है उसको जीत में कैसे बदला जाए, जनसंपर्क कैसे किया जाए, लोगों में पैठ कैसे बनाई जाए, पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, इसके बारे में मंथन नहीं किया। इन लोगों ने इंटरव्यूज देने शुरू किए, लंबे लंबे पॉडकास्ट, एक एक दो दो घंटे के पॉडकास्ट, और उसमें एक ऐसी बात नहीं जिससे बीजेपी को नुकसान हो जाए। हर वो बात, हर वो बयान इन्होंने दिया जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को निशाना बना रहे थे, और असल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बुलाया ही मीडिया में इंटरव्यू के लिए, पॉडकास्ट के लिए इसलिए जाता है कि भी ये बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये कांग्रेस की को भी खोदेंगे, इन्हें बुलाओ, इनके बयान चल लेंगे, टीआरपी मिलेगी। तो इन्होंने ये काम किया, तब भी ना इनको कोई नोटिस, ना पार्टी से कोई निष्कासन। अब जब मैं कह रहा हूं कि इस देश की राजनीति, मनदीप जी, एक बहुत बड़ा शिफ्ट ले रही है, जेनजी आंदोलन के बाद, नीट आंदोलन के बाद, उसके बाद ये स्कूलों वाला आंदोलन चल रहा है, एक के बाद एक बैक टू बैक आंदोलन हुए। उससे पहले किसान आंदोलन से आप शुरू हो जाइए, और कांग्रेस ने जैसा भी जो भी किया, जिस मुद्दे पे किया, एक धरना प्रदर्शन यहां पर किया उन्होंने पंचकुला में एचकेआरएन को लेकर। लेकिन ये जो तमाम धरने प्रदर्शन हुए इनके अंदर, और उससे पहले जितने भी पार्टी के संघर्ष थे, उसके अंदर इनकी कोई भूमिका आपको नजर आई हो? कहीं ये नारे लगाते नजर आए हों, कहीं ये किसी आंदोलन की, किसी धरने प्रदर्शन की, कहीं 5 लोगों की भी अगुवाई करते हुए कहीं धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हों? नहीं आए। लेकिन पार्टी ने फिर भी नहीं देखा, इनको नजरअंदाज किया। और आज जब क्या हुआ कि सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा नहीं, बहुत सारे नेताओं ने, यहां तक कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, सज्जन कुमार, जो कि इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि वो कांग्रेस के सांसद रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, और कांग्रेस के नेता थे तो उनके कांग्रेसियों के साथ संबंध भी मिलेंगे, भाईचारा भी मिलेगा। तो उनकी मौत के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने, रणदीप सुरजेवाला ने और बहुत सारे लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दे दी, एक कैजुअल सी फॉर्मेलिटी सी कर दी। पहली बात तो है ना, जरूरत नहीं थी। मैं कह रहा हूं कि ये ना इन नेताओं ने बेवजह एक वो ना उड़ता तीर लेने वाली बात होती है, वो लिया। लेकिन चलो, दीपेंद्र हुड्डा को ही इसमें क्यों टारगेट किया गया? हाँ, यही बात है। तो क्या हुआ कि भाई श्रद्धांजलि बहुत सारे लोगों ने दी, लेकिन कुलदीप शर्मा जी को लगा कि भाई ये तो जो है ना सिखों का अपमान, और जो सज्जन कुमार का सारा सम्मान दीपेंद्र हुड्डा ने किया है। अब यहां से पता चलता है कि भाई निजी खुन्नस, ये वो कुलदीप शर्मा है जो, अगर मुझे ठीक ठाक याद है, शायद कांग्रेस के सबसे पहले नेता हैं जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को एज अ सीएम प्रोजेक्ट किया कि भाई हुड्डा साहब इसको आगे करो, दीपेंद्र को सीएम बनाओ। तो मतलब पूरी हाजिरी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की जो मारते थे। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो टिकट कटने की वजह से टर्म खराब हुए, विधानसभा तक भी ठीक ठाक चली, लेकिन उसके बाद ये लगा कि भाई नहीं है पॉलिटिक्स। और उसके बाद क्या हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको ज्यादा सा भाव नहीं दिया। पार्टी में भी कोई ऐसा तो है नहीं कि इनका बहुत सारा वो है कि भी काडर है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़े वोट बैंक को ये प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए पार्टी में ही उनको कुछ पद दे दिया जाए या पार्टी में कोई वेटेज दे दी जाए। अभी आपने बताया कि एचकेआरएन का जो प्रदर्शन हुआ वहां बोलने तक नहीं दिया। अब वहां तो ऐसा थोड़े है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा माइक थामे हुए थे, भाई वो तो सारा का सारा पार्टी का प्रोग्राम था। वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वहां पे प्रभारी भी थे, वहां पे सुरजेवाला साहब भी थे, वहां तो सारी पार्टी थी ना। अगर इनकी पार्टी के अंदर इतनी अहमियत होती, इनको ऐसा माना जाता कि भाई नहीं बुलवाने लायक बड़े नेता हैं, तो बुलवा लेते। लेकिन पार्टी ने नहीं माना तो नहीं माना। अब ये बात इनके समझ में नहीं आ रही। तो एक तरीका होता है कि भी किस तरह विवादों में आया जाए, किस तरह मीडिया में आया जाए, और इससे
ये एक स्मार्ट पॉलिटिक्स होती है, मैं बता रहा हूं कि वो तरीका क्या हो जिससे मीडिया आपको सुर्खियों में लाए। अब कुलदीप शर्मा का कौन सा बयान आपको याद आएगा कि भी कब ये हेडलाइन बना था, कब इनको इतनी वेटेज मिली थी, इतनी मीडिया कवरेज मिली थी। अब एक बयान इन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को टारगेट किया तो आज ये सुर्खियों में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस के नेता है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इनकी जनहित के मुद्दों को लेकर होनी चाहिए थी, बीजेपी के खिलाफ होनी चाहिए थी। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रिकॉर्ड निकालिए। तो ये सब है ना मनदीप जी, सिर्फ ये कुलदीप शर्मा ऐसा कर रहे हैं, इतने भर पर बात खत्म नहीं हो जाती। मनदीप जी, ये कांग्रेस है। जी महेंद्र जी, उन्होंने एक बात और कही है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पे हमला करवाया जाता है बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू, तो इसलिए उनको बोलना ठीक रहा। और दूसरी बात, उन्होंने खुल के ये भी बात कही कि वो उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता, वो कोई सीएलयू के दबे हुए नहीं है। तो ये भी एक बड़ा कटाक्ष किया है। जी नहीं, आपके ऊपर तो बहुत बड़ा आरोप था। आप छोड़िए ये सीएलयू और ये चीजें, तो आपके ऊपर तो ये आरोप था कि भी जो हजका के विधायक कांग्रेस के अंदर शामिल हुए थे और फिर वो गलत तरीके से शामिल हुए थे, ये बात कोर्ट में साबित हुई। आपने उनको संरक्षण दिया था, आपने इतने साल तक फैसला नहीं दिया, और फैसला दिया तो आपने असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस के पक्ष में फैसला दिया। आप तो एक तरीके से लोकतंत्र के हत्यारे हैं। अब ये बात उनको भी बुरी लगेगी, कांग्रेसियों को भी बुरी लगेगी। किस मुंह से बोल रहे हैं? कुल मिला के बात यह है मनदीप जी कि भाई कांग्रेस, मैं कह रहा था कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस चल ही ऐसे रही है। आप देखेंगे कि पूरे देश की जो कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भी राहुल गांधी आज की तारीख में आपको लग रहा होगा कि भी कुछ चेंज है बंदे में, कुछ है ना ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे ना बीजेपी परेशान हो रही है, कुछ ऐसा काम करे जिससे कांग्रेस मजबूत हो रही है, कांग्रेस की परसेप्शन मजबूत हो रही है, मुखर हो रही है कांग्रेस। एक तरफ वो कांग्रेस चल रही है, और जो हरियाणा कांग्रेस है ना मनदीप जी, ये सर्कस की तरह चल रही है। वो जो मोमेंटम उधर से बन रहा है, सबसे पहले हरियाणा में बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहां के नेता लगे हुए। क्यों? क्योंकि आपके पास एक नंबर के निकम्मे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका कोई संगठन के ऊपर प्रभाव नहीं है। किसी नेता को ना वो चुप करवा सकते, ना बुलवा सकते। कोई उनके पास प्रोग्राम नहीं अपने नेताओं को देने के लिए कि भाई ये फालतू बातें छोड़ के ये प्रोग्राम करो, इससे पार्टी को फायदा होगा। आप कोई ऐसा शेड्यूल बना के दो अपने जिला अध्यक्षों को, अपने वरिष्ठ नेताओं को, कि भाई आप करो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी तो बीजेपी के खिलाफ करो, आप दो रोज प्रोग्राम उनको, रोज मुद्दे दो। लेकिन आपके पास ऐसे निकम्मे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनका ना संगठन के ऊपर कोई प्रभाव है, ना ही उनका कोई शेड्यूल है, ना उनके पास कोई प्रोग्राम है कि भाई आप अपने संगठन को, अपने नेताओं को बिजी रख सकें। एक चीज। दूसरा क्या है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो ये लोग डिफेंसिव पॉलिटिक्स करते हैं हमेशा। चुप हो जाओ, कोई इनके ऊपर हमला करे, चुप हो जाओ, टाइम दो। अब बहुत बार क्या होता है मनदीप जी, ये कि ये जो टैक्टिक्स है ये काम कर जाती है कि भाई थोड़े दिन के बाद अपने आप ही लोग समझ जाएंगे या सामने वाला बंदा खुद एक्सपोज हो जाएगा। ये डिफेंसिव पॉलिटिक्स है। लेकिन मनदीप जी, आज की तारीख में जो पॉलिटिक्स है, और खासतौर पर राहुल गांधी जो एक मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं, कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स उभर कर सामने आ रही है, उसमें एक लाइन स्पष्ट है कि डिफेंसिव पॉलिटिक्स अब काम नहीं आएगी, आपको आक्रामक पॉलिटिक्स करनी होगी। पहली बात तो आपको सज्जन कुमार जैसे आदमी को श्रद्धांजलि देने की जरूरत ही नहीं थी। कौन है भाई? वो सिख दंगों का दोषी है, कोई आरोपी नहीं, जेल में पड़ा हुआ था, क्या जरूरत थी? और अगर चलो दे दी, फॉर्मेलिटी कर दी, क्योंकि होता है भाई ये हमारे समाज में भी, और यहां तक कि संसदीय परंपरा है। अब जब संसद का अगला सत्र आएगा मनदीप जी, तो सबसे पहला काम संसद के भीतर पता क्या होगा? सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देना। और भी अगर कोई पुराने सांसद वगैरह या मौजूदा कोई सांसद का निधन होगा तो उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि दी जाती है, संसदीय परंपरा है। तो उस टाइम पर देखिएगा कि आप ये विरोध करने वाले लोग कहां जाएंगे, वो क्या बोलेंगे उन सब उस परंपरा के बारे में। तो पहली बात तो उनको नहीं देनी थी श्रद्धांजलि, और अगर दे दी तो फिर क्या ये सफाई देनी है, क्या माफी मांगनी है? क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सफाई दी? क्या उन्होंने माफी मांगी? भी हो गया, दे दी, ठीक है, बात खत्म। और दूसरा, एक जो प्रचार किया गया कि भी दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन कुमार को रोल मॉडल बोला, भी वो कहां है बयान, कहां है वो वीडियो? सामने लेकर आओ। लेकिन यहां पर भी दीपेंद्र हुड्डा की जो डिफेंसिव पॉलिटिक्स है, भाई जिन मीडिया हाउसेज ने,
जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर, खासतौर पर कुलदीप शर्मा, इनके ऊपर ही आप सबसे पहले लीगल कार्रवाई करो। लीगल कार्रवाई करो ऐसे तमाम लोगों के ऊपर जिन्होंने आपके बयान के साथ यह शब्द जोड़ा जिसकी वजह से आप पूरे देश में आलोचना के पात्र बन गए। लेकिन वो भी नहीं कर रहे। चलो वो नहीं कर रहे भाई, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके पास एक अनुशासन समिति है और हाईकमान को लेटर तो आप भी लिख सकते हो। आप इनके सारे पुराने बयान, ये लेटर, इनकी गतिविधियां निकाल के आप कहो ना कि भाई ये व्यक्ति कांग्रेस के भीतर है और कांग्रेस के भीतर रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, तो इनको निकालो पार्टी से। तो आप क्यों नहीं कर रहे? ये डिफेंसिव पॉलिटिक्स है जी। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 5 को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, लेकिन 4 के नाम तो बताओ कौन थे वो। ठीक है, कह रहा कि मैं पार्टी जो गाइडलाइन है उसके साथ हूँ, लेकिन नाम अब तो बताने चाहिए। हाँ, तो कौन बताएगा वो नाम? प्रभारी उस टाइम के जो इलेक्शन एजेंट जो केंद्र से आए थे, उन्होंने खड़गे साहब को बता दिया जो कुछ बताना था, राहुल गांधी को बता दिया। पूछ लो जाके। आप खड़गे साहब को एक लेटर ये भी लिख देते कि खड़गे साहब आपको तो सब कुछ पता है, जिन जिन के नाम, और पहली बात तो जो कैंसिल होने वाले हैं उनके नाम पता चल ही नहीं सकते। जिस तरीके से उनकी वोट कैंसिल की गई आप पता कर ही नहीं सकते। तो ये तो अभी भी मामला शायद कोर्ट में भी जा चुका है कि भी गलत तरीके से कैंसिल किए गए हैं। लेकिन बात फिर वही है कि अगर कैंसिल वोट, वो जो जिनके विधायकों के वोट कैंसिल हुए हैं, इनके नाम पता करने, तो लिखो खड़गे साहब को, राहुल गांधी को लेटर और खुल के करो आलोचना के भी ये लोग नाम छिपा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा वालों ने नाम छिपा दिया। यहां भी तो प्रभारी थे, यहां सेंटर से आते हैं सारे के सारे केंद्रीय नेतृत्व के भेजे हुए इलेक्शन एजेंट्स आते हैं, उनको हर चीज की जानकारी होती है। या फिर पार्टी छोड़ दो। सद्भाव यात्रा को लेकर जब सवाल किया गया कि ब्रिजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा निकाली थी, तो उसकी काफी तारीफ की कि ऐसी यात्रा निकलनी चाहिए। जी हाँ, तो निकलनी चाहिए ना, निकालो, आप निकालो ना। आप वरिष्ठ नेता हो भाई। ब्रिजेंद्र सिंह तो कल आए हैं कांग्रेस के अंदर, आपकी पहली जिम्मेदारी बनती थी। और ये जो बहुत सारी चीजें हैं ना मनदीप जी, कुछ चीजें ये ब्रिजेंद्र सिंह को भी सोचना चाहिए कि भाई आप किन लोगों को मंच दे रहे हो और उससे कांग्रेस को कितना फायदा हो रहा है। अब ठीक है कि बीजेपी चुप है। बीजेपी क्या कर रही है? क्योंकि कुलदीप शर्मा जी के जो ये बयान हैं इनको प्रमोट कर रही है। आप कांग्रेस के हैंडल्स पर उनकी ये खबरें, उनके बयान नहीं देखेंगे, बीजेपी के हैंडल्स पर देखेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर कुलदीप शर्मा अगले इलेक्शन तक कांग्रेस में ही रहे, और बहुत हद तक संभावना आप देख लीजिएगा, ये वापिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही लग जाएंगे, वही जयकारे और वही उनकी तारीफ, और उधर से वो टिकट भी दिलवा देंगे। मैं बता रहा हूं, टिकट भी दिलवा सकते हैं इनको। और टिकट मिलते ही फिर जो बीजेपी उनके पुराने बयान निकालेगी, वो जो उनके बेटे हैं उन्होंने जो ऐतिहासिक बयान दिया था पर्ची पकड़ाने वाला, अगला इलेक्शन भी उन्हीं के बयान के ऊपर लड़ा जाएगा। इतना मादा बीजेपी रखती है कि जब वो इतने साल पुराने जो था मिर्चपुर कांड के मुद्दे को इलेक्शन के अंदर जिंदा कर सकती है, तो ये तो पिछले इलेक्शन का ही बयान है। तो कुल मिला के है ना मनदीप जी, कई चीजें हैं। एक तो अनुशासन की बात है, और मैं कह रहा हूं ये अनुशासन जाए भाड़ में। एक आम हरियाणवी होने के नाते हमें सबसे पहले कांग्रेस के अंदर और तमाम जो कम से कम भर्तियों की बात करने वाले, भर्तियों की तैयारी करने वाले युवा इसके बारे में पूछना चाहते हैं कांग्रेस से कि भाई बताओ, जो कार्तिकेय शर्मा ने इलेक्शन के अंदर बयान दिया था उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस उसका बयान का साथ देती है या फिर कांग्रेस उसका विरोध करती है? और विरोध करती है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करती? सर, ब्राह्मणों का नेता क्यों नहीं बन पाए कुलदीप शर्मा? थोड़ा इस पे भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि यूजीसी रोल बैक को लेकर काफी बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं ब्राह्मण, लेकिन ये क्यों नहीं बन पाए नेता? मनदीप जी, नेता बनने के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ता है, खज्जल होना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। ये थोड़े है कि रैली में चश्मे लाकर, काले चश्मे लाकर बैठ जाओ जो साहब हैं, इतने भर से पॉलिटिक्स हो जाएगी भाई। कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुश करने लग जाओ, बस एक कितने साल में पता नहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, इससे थोड़ा है ना नेता बन जाता है। और कांग्रेस के अंदर है ना ये बड़ी दिक्कत है, ब्राह्मण नेता तो लगभग आपको एक से बढ़कर एक निकम्मे मिले हैं। बीजेपी के अंदर राम कुमार गौतम गए, नए नए से गए थे,
फिर भी ब्राह्मण एक बड़ा वोट बैंक उनके नाम पे एकजुट होता है। भाई चाहे कुछ भी करते हो, कैसे भी बयान दे दा के कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, वो हलचल मचा देते हैं ब्राह्मणों में। कांग्रेस के पास सांसद बैठे हुए हैं चुपचाप, सतपाल ब्रह्मचारी। भाई एक बहुत सारे लोगों को जो टिकट मिली थी ना, उनमें से सतपाल ब्रह्मचारी का एक ऐसा नाम था जो ना पब्लिक के अंदर से उछल रहा था कि भी इनको टिकट दे दो, ये जीत देंगे जी, ये सोनीपत की सीट निकाल देंगे। पब्लिक के अंदर से एक धीरे धीरे ऐसा परसेप्शन बना और उनको भी एक तरह से यूं मान लो कि घर बैठे टिकट मिल गई और सांसद बन गए। उसके बाद से लेके अब तक आप उनके 2 बयान कोई दिखा दीजिए, कोई 2 एक्टिविटी आप ऐसी दिखा दीजिए, या उन्होंने कांग्रेस को कोई फायदा पहुंचाया हो, या जिससे बीजेपी में कोई हलचल मची हो, कोई बीजेपी को परेशानी हुई हो, या फिर कोई ऐसी गतिविधि जिससे ब्राह्मण बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ आए हों। कोई ऐसी गतिविधि दिखा दीजिए, और कई सारे हैं। जी, वीडियो काफ़ी लंबी होगी महेंद्र जी, और आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और आपका क्या कुछ कहना है आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय इस मुद्दे पर ज़रूर दें। धन्यवाद।